नमः संस्कृताय, सभी को नमः संस्कृताय। जैसा कि आपको पता था कि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत में आपकी संख्याएं पूरी हो चुकी थी, संस्कृत संख्याएं पूरी हो गई थी। मैंने बताया था किस प्रकार से संख्याओं से प्रश्न आते हैं, इस तरह से आपकी संख्याएं पूरी हो चुकी थी। आज हम लोग संस्कृत में संख्याएं होती हैं उनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं। और आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, अच्छी तरह लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले कि इस चैनल पे जो सुपर टेट का सिलेबस है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरा करवाया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज संस्कृत संज्ञाएं। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत संज्ञाएं। कुछ प्रमुख संस्कृत संज्ञाएं। क्या होता है कि संस्कृत व्याकरण में कुछ प्रमुख संज्ञाओं के सूत्र दिए जाते हैं और इनके माध्यम से ये बताया जाता कि इनमें किन वर्णों की या किन शब्दों की क्या संज्ञा होती है। इस तरह से कुछ प्रश्न बनते हैं। ये टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत ही सरल है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका पहला सूत्र क्या है और उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो संस्कृत संज्ञाएं में आपका पहली संज्ञा है कि वृद्धि संज्ञा। क्या संज्ञा है? वृद्धि संज्ञा। ठीक है, वृद्धि संज्ञा क्या होती है और जानेंगे इसका सूत्र क्या होता है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है, वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धि रादैच। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धि रादैच। ठीक है, वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है? वृद्धि रादैच। और जो वृद्धि रादैच सूत्र है इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि ये अभी जूनियर सुपर टेट में क्वेश्चन आया था कि जो आपकी पाणिनि की अष्टाध्यायी है इसका पहला सूत्र क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसका ये पहला सूत्र है। कैसा सूत्र है? उसका ये फर्स्ट सूत्र है। व्याकरण का जो व्याकरण ग्रंथ है पाणिनि का, उसका पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धि रादेच है। इसी से संबंधित एक दूसरा सूत्र होता है वृद्धि रेचि। क्या होता है? वृद्धि रेचि। तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन होती है। अगर वृद्धि रेचि लिखा हो तो आप बताएंगे कि वो वृद्धि संधि का सूत्र है, और वृद्धि रादैच हो तो बताएंगे ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो वृद्धि रेचि सूत्र है ये वृद्धि संधि का सूत्र है, और वृद्धि रादेच जो है ये वृद्धि संज्ञा का सूत्र है। तो आपसे पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र होता है, क्या सूत्र है? तो वृद्धि रादेच। और वृद्धि रादेच जो सूत्र है वो क्या संज्ञा करता है? तो आप बताएंगे वृद्धि संज्ञा करता है। और वृद्धि का मतलब आप जानते हैं कि वृद्धि का मतलब बड़ा होता है। इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कौन कौन और कितने वर्ण आते हैं तो आप बताएंगे कि इसमें आपका बड़ा आ आता है और ऐ आती है और औ आता है। इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। और किस सूत्र से? वृद्धि रादैच सूत्र से। इन तीन वर्णों की वृद्धि रादैच सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आपसे कहा जाए वृद्धि संज्ञा इनमें से किन वर्णों की होती है, तो ये तीन में से जो भी होंगे उसकी हो जाएगी, या ये तीनों होंगे तो अगला ऑप्शन हो जाएगा तीनों की। या वृद्धि संज्ञा किसकी नहीं होती है, तो इस तीन के अलावा जो भी आपका वर्ड होगा, छोटा आ या ए या ओ कोई भी हो सकता है, तो उसकी वृद्धि रादेच सूत्र वृद्धि संज्ञा नहीं करता है। इस तरह से आपने देखा कि वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है और किन किन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है।
जैसा कि अगर लिखा हो, जैसे कि पहला शब्द है त्याग, त्याग, आपसे कहा जाए इसमें जो त्याग शब्द है, इसमें किस शब्द की या किस वर्ण की वृद्धि संज्ञा हुई है। तो मैंने बताया आपको बड़ा आ, ऐ और औ। तो आप देख पा रहे यहाँ पे या के साथ बड़ा आ इंक्लूड है, मतलब शामिल है। तो आप बताएंगे यहाँ पे बड़ा आ की वृद्धि संज्ञा हुई है। और अगर पूछा जाए जो बड़ा आ है तो किस व्यंजन के साथ है, या व्यंजन के साथ है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगला शब्द एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि सदैव लिखा हो, आप देख पा रहे दा में ऐ की मात्रा है, दा में किसकी मात्रा है, दा में ऐ की मात्रा है। तो आप बताएंगे इसमें हुई तो ऐ की वृद्धि संज्ञा है, लेकिन ऐ जो है वो किस शब्द के साथ है, तो दा के साथ है, ऐसा होगा। जैसे लिखा हो, जैसे लिखा हो महोषधि, ऐसे कोई भी शब्द हो सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि महोषधि में किसकी वृद्धि संज्ञा हुई है। आपको पता आ, बड़ा आ, ऐ, औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हा के साथ औ है, तो आप बताएंगे कि औ की, यदि ऐसा लिखा हो कि औ किसके साथ है, तो हा के साथ, तो हऊ भी कह सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट शब्द है वो औ है आपका। तो इस तरह से या तो आपको कोई शब्द लिख के पूछा जा सकता है, या किन वर्णों की हुई है ये पूछा जा सकता है, या फिर किस सूत्र से हुई ये पूछा जा सकता है, या ये सूत्र क्या संज्ञा करता है ये पूछा जा सकता है, जैसे कि वृद्धि संज्ञा। दूसरा आपका संज्ञा है गुण संज्ञा। दूसरी संज्ञा क्या है, गुण संज्ञा, ठीक है। तो पहली संज्ञा थी वृद्धि संज्ञा, और इसका सूत्र था वृद्धि रादेश, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धि रादेश, ठीक है। और अगली संज्ञा है गुण संज्ञा, इसका सूत्र है, इसका सूत्र है अदेंग गुणा। इसका सूत्र क्या है, अदेंग गुणा, सूत्र है अदेंग गुणा। इसमें क्या है कि इसमें कितने वर्ड आते हैं और कौन कौन से आते हैं, इसमें कितने वर्ड आते हैं और कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आपके छोटा आ आता है, ए आता और ऐ आता। छोटा आ, ए, सॉरी, छोटा आ, और जब ए तो आपने देखा कि ऐ तो यहाँ आ गया, तो यहाँ ए आता है और ओ आता है। ये तीन वर्ण आपकी गुण संज्ञा करते हैं अदेंग गुणा सूत्र से। क्या करते हैं, गुण संज्ञा करते हैं अदेंग गुणा सूत्र से। जैसे कोई सा शब्द ले लो, जैसे कि यहां लिख दो श्याम, तो आपने देखा इसमें तो आपका व्यंजन है, और ये इसके साथ बड़ा आ है, ये इस माँ के साथ छोटा आ है, तो यहां से आ हो जाएगा। और दूसरा शब्द लिख सकते हैं आप रमेश, तो आप देख रहे हैं माँ के साथ ए है, इसकी गुण संज्ञा हो जाएगी। और दूसरा अगला लिख सकते हैं, जैसे कि कोई शब्द ऐसा लिखो जिसमें ओ की मात्रा आ रही हो, परोपकार, तो आप देख पा रहे राग के साथ ओ है, तो यहाँ पे ये ओ हो जाएगा। तो इस तरह से कोई शब्द देके पूछा जा सकता है कि अदेंग गुणा क्या संज्ञा करता है, गुण संज्ञा। और गुण संज्ञा किन वर्णों की होती है, तो आप बताएंगे आ, ए और ओ। या फिर इस तरह से कोई शब्द लिखे होंगे, इसमें कौन सा वर्ण गुण संज्ञक है, गुण संज्ञा करता है। तो आप जान पा रहे कि आ करता है तो जहां आ होगा वो हो जाएगी, और ए करता है तो जहां ए होगी वो हो जाएगा, ओ करता है तो ओ हो सकता है आपका गुण संज्ञक वर्ण। इस तरह से आपने दो संज्ञा देखी। आगे हम लोग देखेंगे तीसरी संज्ञा संयोग संज्ञा। तीसरी संज्ञा क्या है, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा, तीसरी संज्ञा क्या है, संयोग संज्ञा। पहली थी वृद्धि संज्ञा, दूसरी गुण संज्ञा, तीसरी संयोग संज्ञा। जो संयोग संज्ञा है, इसमें इसका सूत्र है हलो, हलो अनंतरा, हलो अनंतरा संयोगः।
सूत्र है हलो अनंतरा संयोगः। ये सूत्र बताता है कि, सूत्र क्या बताता है, सूत्र ये बताता है कि आपको पता है कि हल क्या होते हैं, हल व्यंजन होते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं। तो ये कहता है, ये सूत्र ये कहता है, इसके विषय में आप एक लाइन लिख सकते कि ऐसे ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना हो, उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। आप समझ पा रहे, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना हो, उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। किस सूत्र से संयोग संज्ञा होती है? हलो अंतरा संयोग संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र संयोग संज्ञा करता है? हलो अनंतरा संयोग संज्ञा करता है। और क्या इसकी डेफिनेशन, क्या परिभाषा है? ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना हो। तो आप कैसे जानेंगे कि कैसा इसमें एग्जाम्पल होता है? तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि जैसे कि हम बाय एग्जाम्पल समझा रहे, आपको लिखा हो पुष्प, क्या लिखा हो? पुष्प। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुष्प में कौन से दो व्यंजन हैं जिनकी संयोग संज्ञा हुई है, जिनकी हलो अंतरा सूत्र संयोग संज्ञा करता है। तो आप बताएंगे, अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करें पुष्प का, हमें वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो पा व्यंजन है, इस पे हलंत लगा दिया, और इसके साथ ऊ स्वर है तो हमने ऊ लिख दिया, और आगे इस प्रकार से ये सा आधा है तो हमने हलंत लगा दिया, और आगे पा है और उसके साथ हमारा आ है। इस तरह से इतने वर्ण हैं पुष्प में, और इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद है। तो आप देख पा रहे हैं कि, क्या देख पा रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि पुष्प में किन दो व्यंजन की संयोग संज्ञा हुई, तो मैंने बताया कि ऐसे दो व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना हो। तो आप देख पा रहे हैं इस व्यंजन और इस व्यंजन के बीच में ये स्वर आ रहा है, और आगे आप देख पा रहे हैं कि इसके आगे एक स्वर आ रहा। तो ये दो व्यंजन आपको यहाँ ऐसे दिख रहे हैं कि इनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है। स्वर रहित व्यंजन का मेल ही संयोग संज्ञा कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पुष्प में किन वर्णों की संयोग संज्ञा आई, तब आपका आंसर होगा सा और पा। सा और पा की संयोग संज्ञा हुई है। आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इसी तरह से क्या है कि आपको वर्ण विच्छेद करके बता दिया गया कि इसमें कैसे और क्या संज्ञा हुई है। तो संयोग संज्ञा कब होती है? जब दो व्यंजन या दो से अधिक भी हो सकते हैं, इनके बीच में कोई स्वर ना हो, तब संयोग संज्ञा होती है। जैसे कि दूसरा वर्ण लिख दें, दूसरा वर्ण हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कष्ट लिख सकते, इसमें किसकी हो जाएगी? तो उसी तरह अगर देखें तो ये आधा है और इसके बाद ये टा है, तो आपको किसकी हो जाएगी? इस सा की और इस टा की संयोग संज्ञा हो जाएगी। पूरा लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, या तो मैंने इसलिए पूरा लिखा था ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएं कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं। आपसे पूछा जाए कष्ट में किसकी हुई, तो तुरंत देखेंगे जहां आधे से शुरू हुआ है और उसका वाला जो टा बना है इसके साथ आ आगे आ जाएगा, तो सिर्फ सा और टा की संयोग संज्ञा हो गई यहाँ पे। ठीक है। अगला, अगर आपसे कहा जाए कि अग्नि शब्द है, क्या शब्द है? अग्नि शब्द है, इसमें संयोग संज्ञा किसकी हुई है? अग्नि शब्द में संयोग संज्ञा किसकी हुई है? तो आप अगर इसका एक बार वर्ण विच्छेद बताते हैं कि आ के बाद, यहाँ आप छोटी देख पा रहे हैं, ये नहीं आया, ये आ के बाद यहाँ पे गा आया, और उसके बाद ना आया, और ये ई आई है, जो ई की मात्रा दिख रही है ये ना पे लगी है। ऐसा व्याकरण में होता है कि अगर कोई छोटी की मात्रा है और उसके पहले कोई आधा व्यंजन है, तो वो छोटी की मात्रा उस आधे व्यंजन को अपने अंदर कर लेती है। तो आपने देखा कि ऐसे कौन से दो व्यंजन हैं जिनके बीच में स्वर नहीं है? इसके बाद स्वर है, इसके बाद यहाँ सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है।
कि यहाँ पे गा और ना में कोई स्वर नहीं है, तो आपका गा और ना की संयोग संज्ञा हो गई। किसकी संज्ञा हो गई? गा और ना की संयोग संज्ञा हो गई। जैसे लिखा हो, अगला लिखा हो, क्या लिखा हो? राष्ट्र। अगला एक शब्द है राष्ट्र, इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्र में कितने वर्णों की संयोग संज्ञा होगी और कौन कौन की हो गई। तो इनका हम अगर वर्ण विच्छेद करें तो रा व्यंजन है, इसके साथ हमारा स्वर है बड़ा, और ये आधा है, व्यंजन है, इसके बाद ट्रा है, और इसके बाद जो रा है ये भी आधा है। क्या है? आधा है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, सा और ट्रा रा के बीच किसी के में बीच स्वर उपस्थित नहीं है, इसलिए राष्ट्र में 3 वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। वो कौन कौन से 3 वर्ण हैं? वो सा टा रा हैं। ठीक है, सा टा और रा हैं, सा टा और रा। रा के बाद ये आ गया, इसके बाद यहाँ आपको कोई स्वर नहीं मिल रहा है, इसलिए राष्ट्र में आपके 3 वर्ण हो गए। क्या हो गए? संयोग संज्ञा। किस सूत्र से? हलो अनंतरा सूत्र से। अगला जैसे लिखा हो बुद्धि, एक एग्जाम्पल और देते हैं। बुद्धि शब्द लिखा हो तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? बा के साथ तो ऊ मिलेगा, यहाँ पे दा क्या मिलेगा? दा और धा। यहाँ पे किसकी संयोग संज्ञा हो गई? दा और धा की संयोग संज्ञा हो गई, क्योंकि इसके बाद हमें तुरंत ए मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि पहली वृद्धि संज्ञा होती है, सूत्र वृद्धि रादेश है, इसमें 3 वर्ण होते हैं, और दूसरी गुण संज्ञा अदेंगुणा सूत्र होता है, आ ए ओ, और तीसरी संयोग संज्ञा ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना हो। इस तरह से कुछ आधे व्यंजन आपको दिखाई देंगे, उनकी होती है संयोग संज्ञा। कौन सूत्र करता है? हलो अंतरा सूत्र, हलो अनंतरा संयोगा। इस तरह से तो आपके 3 पढ़ गए। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा सूत्र होगा और क्या संज्ञा होगी। 1 मिनट के लिए आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, अगली संज्ञा है अनुनासिक संज्ञा। अगली संज्ञा है अनुनासिक संज्ञा। अगली संज्ञा है अनुनासिक संज्ञा। क्या है? अनुनासिक संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है? अनुनासिक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ इसका सूत्र है मुखो, मुख नासिका, मुख नासिका अनुनासिका। मुख नासिका अनुनासिका। सूत्र क्या है? मुख नासिका अनुनासिका। ये सूत्र कहता है कि जो वर्ण मुख और नासिका की सहायता से बोले जाते हैं, ये सूत्र क्या कहता है? कि जो वर्ण मुख और नासिका की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्याकरण शास्त्र में अनुनासिक संज्ञा दी जाती है। मुख और नासिका की सहायता से बोले जाने वर्ण
नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? ये वर्ण कहलाते आपके अनुनासिक वर्ण। इसमें कितने वर्ण होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ऐसा आप देखेंगे तो इसमें आपने देखा कि पहला तो सभी पंचम होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं? सभी पंचम वर्ण होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? आपको पता ही है कि इनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, नासिक के वर्ण कहा जाता है। और इसमें आपका इस प्रकार से जो चंद्र बिंदु वाला आ है ये भी शामिल किया जाता है। तो आप में कितने वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है? या ड़ा, देखो सॉरी, या ड़ा, ना, मा और आ, इन 5-6 वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। कौन सूत्र करता है? मुख नासिका अनुनासिका, मुख नासिका अनुनासिका। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये पांचम वर्ण मुख और नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। और अगर किसी वर्ण पे ऐसा लग जाता है तब भी ये भी अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो आपने देखा कि अनुनासिक संज्ञा मुख नासिका अनुनासिक सूत्र से ऐसे वर्ण जो मुख और नासिका की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि ड़ा, या, ड़ा, ना, मा, आ आदि। ठीक है, अगला लिखेंगे हम लोग 5वां संज्ञा लिखेंगे सवर्ण संज्ञा। क्या लिखेंगे? सवर्ण संज्ञा। ठीक है, तो ये सवर्ण संज्ञा क्या करता है और किस सूत्र से करता है? जो सवर्ण संज्ञा है, सवर्ण का मतलब होता समान, सा माने समान, वर्ण माने वर्ण। ऐसे दो वर्ण जो समान हो, किसके किसके आधार पर? इसका सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। ये कहता है कि ऐसे दो वर्ण, ये कहता है कि ऐसे दो वर्ण जो समान हो, तुल्य का मतलब होता समान, लेकिन किसके आधार पे? या तो वो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे समान हो, मतलब उनका आभ्यंतर प्रयत्न एक हो, आभ्यंतर प्रयत्न, ये लिखा प्रयत्न, या उच्चारण स्थान समान हो। क्या समान हो? उच्चारण स्थान समान हो। तो इन वर्णों की तुल्यास प्रयत्नम सूत्र से सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि सवर्ण संज्ञा जो होती है वो किस सूत्र से होती है? तुल्यास प्रयत्नम से। तुल्यास प्रयत्नम सूत्र क्या करता है? सवर्ण संज्ञा करता है। किनके आधार पे? या तो आभ्यंतर प्रयत्न समान होना चाहिए या फिर उच्चारण स्थान समान होना चाहिए। जैसे कि आपका सवर्ण क्या हो सकता है? जैसे लिखा हो रमा प्लस अपि, तो आप देख रहे हैं कि जो आपने दीर्घ संधि पढ़ी होंगी, जो दीर्घ संधि के नियम होते हैं, जैसे यहाँ भी आया और ये भी आया तो समान स्वर हो गए और यहाँ पे शब्द हमारा रमापी बन गया। तो इसमें जो आ मिलके बड़ा हो गया, समान थे इसलिए बड़ा हो गया। तो इन आ को तुल्यास प्रत्यनम सूत्र से सवर्ण संज्ञा कहा जाता है, कहा जा सकता है। तो ऐसे कोई भी वर्ण हो सकता, ई हो सकता, ऊ हो सकता, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे आ हो तो भी सवर्ण संज्ञा होगी, ई और ई हो तो भी सवर्ण संज्ञा होगी, और ऊ हो तो भी सवर्ण संज्ञा होगी। यहाँ पे बड़ा आ बन जाएगा, यहाँ बड़ी ई बन जाएगी और यहाँ पे बड़ा ऊ बन जाएगा। ऋषि लिरी ऋषि हो तो भी सवर्ण संज्ञा होगी और इस तरह से इसकी बड़ी ऋषि बन जाती है। आपसे क्वेश्चन इनमें से बहुत कम पूछा जाएगा क्योंकि सभी को पता चल रहा है कि यहाँ समान वर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ सवर्ण संज्ञा हो सकती है, या इसका उच्चारण स्थान एक समान हो तो भी सवर्ण संज्ञा हो सकती है। जैसे आपसे कहा जाए का और खा, क्या ये तुल्यास प्रत्यनम सूत्र से इनकी सवर्ण संज्ञा होगी? तो आप बताएंगे इनकी सवर्ण संज्ञा होगी, क्योंकि जो उच्चारण स्थान काका है वही खाका है, जो अभ्यंतर प्रयत्न काका है वही खाका है।
तो इनकी सवर्ण संज्ञा हो सकती है या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऋषि है ये स्वर है और एक लिरा शब्द है, इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। आपसे क्या पूछा जाए, ऋषि और लिरी आपस में सवर्णी हैं या नहीं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तब आपका आंसर होगा कि ये भी सवर्ण होते हैं। ये अपवाद है। ऋषि का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋषि का मूर्धा होता है, जबकि लिरी का उच्चारण स्थान दंत होता है। ये अपवाद है कि इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होते हुए भी ये दोनों आपस में सवर्णी कहे जाते हैं। ऐसा वार्तिक में लिखा है, और वार्तिक किसने लिखी है, कात्यायन ने, जबकि पाणिनि ने इसको सवर्णी नहीं कहा था, लेकिन वार्तिक में इन दोनों को सवर्णी कहा गया। इसलिए जब कभी आपसे ऋषि और लिरी सवर्णी पूछा जाए तो ये दोनों आपस में सवर्णी हैं। इनके अलावा कुछ और लिखा हो तो सवर्णी नहीं होंगे। तो किस आधार पे हो, या तो आपके उच्चारण स्थान समान हो या अभ्यंतर प्रयत्न समान हो तो सवर्णी कहलाएंगे। लेकिन ऋषि और लिरी वार्तिक के कारण एक अपवाद में बिना उच्चारण स्थान समान होते हुए भी सवर्णी वर्ण कहे जाते हैं, इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो आपने देखा कि सवर्ण संज्ञा तुल्यास प्रत्यनम सूत्र करता है, और इस तरह से कोई समान वर्ण होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अगला हम लोग देखेंगे अभी अगला और देखते हैं क्या क्या संज्ञा होती है। अगला संज्ञा है आपकी प्रग्रहा संज्ञा। प्रग्रहा संज्ञा ये क्या करता है और इसका सूत्र क्या है, ये प्रग्रह संज्ञा क्या होती है। तो आप बताएंगे कि प्रग्रह संज्ञा का क्या सूत्र है। तो आपसे पूछा जाए प्रग्रह संज्ञा का सूत्र तो आप बता देंगे इदु द्वेद द्विवचनम। इसका सूत्र है इदु द्वेद द्विवचनम प्रग्रहाम। प्रग्रहाम इदु द्वेद द्विवचनम प्रग्रहाम। ये क्या करता है, इसका मतलब है यहाँ पे ई उ और ए तीन वर्ड आए हैं। बड़ी ई आई है, बड़ा ऊ आया है और ए आया है। इन तीन वर्णों से जो जिनका अंत होता हो वो कैसे हो, द्विवचन के शब्द हो तो इनकी प्रग्रह संज्ञा होती है। और इसके साथ प्रग्रह संज्ञा क्या करता है, जब भी कोई प्रग्रह संज्ञा वर्ण किसी से संधि करते हैं तो उन संधि में प्रकृति भाव संधि होता है। ऐसा मैं संधि में बताऊंगी, लेकिन यहाँ आप देखेंगे जैसे जो हरि शब्द होता है इसका दो वचन हरि होता है। इस तरह से जो शब्द होता है क्या होता है, जैसे कि शब्द विष्णु का दो वचन विष्णु होता है। विष्णु का दो वचन क्या होता है, एक वचन तो विष्णु होता है लेकिन दो वचन विष्णु होता है। अंत में हमें ऊ चाहिए, अंत में बड़ी ई चाहिए। जैसे गंगा एक वचन में होता है लेकिन गंगे दो वचन में होता है। तो यहाँ ए उ ई आदि ऐसे शब्द मिले और वो भी किस वचन के हों, वो द्विवचन के होने चाहिए। तो इदु द्विवचनम से प्रग्रह संज्ञा होती है। जैसा कि इधर साफ लिखा है ई उ ए आदि जो हैं ऐसे शब्द हैं और दो वचन के होने चाहिए, इनकी ही प्रग्रह संज्ञा होती है। तो किनकी होती है, ई उ ए, वो भी किस वचन के, दो वचन के। अगर इनके साथ कोई संधि होती है, बाई एग्जाम्पल जैसे होता तो सिर्फ इतना ही, जैसे हरि प्लस ए तो लिखा है, तो यहाँ क्या होगा, इस संधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं, क्योंकि जैसा था वैसा ही बना रहा। तो इसमें शब्द आपका हरि एतौ ऐसा ही लिख दिया जाएगा। ये संधि प्रकृति भाव कहलाती है। जैसे विष्णु प्लस अमऊ, यहाँ पे हो जाएगा विष्णु अमऊ, जैसा का वैसा ही लिखा रहेगा विष्णु अमऊ। और गंगे प्लस अमु लिखा हो
तो ये भी ऐसा ही लिखा रहेगा, गंगे अमो। ऐसी संधियों को प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ऐसी संधि को क्या कहते हैं? ऐसी संधि को प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो प्रग्रह संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? इदु द्वैवचनम प्रग्रह संज्ञा करता है। कौन से वर्ड हैं? बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, वो भी दो वचन के होना चाहिए, और इनके साथ कोई वर्ड अगर संधि करता है तो उनमें प्रकृति भाव संधि होती है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति भाव संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे घा संज्ञा। अगला क्या पढ़ेंगे? घा संज्ञा। घा संज्ञा। घा संज्ञा का सूत्र है तरप तरप तमपऊ घा। सूत्र है तरप तमपऊ घा। इसमें क्या है? इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तरप और तमप दो प्रत्यय हैं। तरप और तमप दो प्रत्यय हैं। आपसे कहा जाए किन दो प्रत्यय की घा संज्ञा होती है, आप बताएंगे तरप और तमप। या फिर पूछा जाए तरप और तमप की क्या संज्ञा होती है, तो आप बताएंगे घा संज्ञा। जैसे कि कोई शब्द होता है जिसमें लिखा हो कुमारी तरा, क्या लिखा हो, या फिर जैसे कि एक शब्द लिखा हो विशाल तर। यहाँ आपको पता है कि विशाल तर ये दो लोगों में तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये भी कुमारी कुमारी तमा, या फिर लिखा हो विशाल तम। ऐसे वर्ड आपके पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जा सकते हैं, जबकि कुमारी तरह, कुमारी तमा ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपसे कहा जाए कुमारी तरह में कौन सा प्रत्यय है? तरप। विशाल तर में कौन सा प्रत्यय है? तरप, क्योंकि इसका पा हलंत से लोप हो जाता है। तर जैसा शब्द दिखाई देता है, यहाँ पा हलंत से लोट हो जाता है, तम और तम दिखाई देता है। तो आपका इन दो प्रत्यय के तरप और तमप प्रत्यय का घा संज्ञा होती है। घा संज्ञा किन दो प्रत्यय की होती है? तरप और तमप प्रत्यय की होती है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल भी मिल सकते हैं। अगली संज्ञा है निष्ठा संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है? निष्ठा संज्ञा। जो निष्ठा संज्ञा का सूत्र है, इसका सूत्र है कित कितवतु कित कितवतु निष्ठा। सूत्र है कित कितवतु निष्ठा। आपसे कहा जाएगा निष्ठा संज्ञा का सूत्र क्या है? कित कितवतु निष्ठा या कित कितवतु निष्ठा किसका सूत्र है? जैसा कि सूत्र में ही साफ दिख रहा है निष्ठा संज्ञा का। ये क्या करता है? ये दो प्रत्यय होते हैं कित और कितवतु। कौन से दो प्रत्यय होते हैं? कित और कितवतु। ये बहुत पूछा जाता है। कित का ता शेष रह जाता है, कितवतु का तवत शेष रह जाता है। ये दोनों प्रत्यय आपके निष्ठावाचक प्रत्यय हैं, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। आपसे कहा जाए कौन से प्रत्यय निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं? कित कितवतु निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय घा संज्ञक हैं? तरप तमप घा संज्ञक प्रत्यय हैं। इसी प्रत्यय से संबंधित एक संज्ञा और होती है, उसमें भी हम लोग देख लेते हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे होती है सत संज्ञा। क्या होती है? सत संज्ञा। ठीक है, इसका सूत्र है, सत संज्ञा का सूत्र है तऊ सत। तऊ सत। सत संज्ञा का क्या सूत्र है? तऊ सत। इसका मतलब भी होता है कि तऊ का मतलब होता दोनों। अब कौन दोनों, यहाँ ये नहीं बताया, इसीलिए ये ज्यादा पूछा जाता। जबकि यहाँ पे देखो तरप और तमप दो प्रत्यय साक्षात दिखाई दे रहे हैं, झलक रहे हैं। कित और कितवतु दो प्रत्यय झलक रहे हैं। ये कहा कि इन दोनों प्रत्यय की, कौन दोनों की, तो आप देखेंगे कौन दोनों प्रत्ययों की सत्संज्ञा होती है। तो पहला आपका यहाँ सत्र प्रत्यय है, दूसरा सानच प्रत्यय है। तो आपसे पूछा जाए कि सत्संज्ञा किन दो प्रत्यय की होती है? सत्र और सानच। इसका सत्र का अत शेष रह जाता है और सानच का आनमान शेष रह जाता है।
तो यहाँ बस सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि सत्र और सानज की क्या संज्ञा होती है, तो कहेंगे सत संज्ञा किन दो प्रत्यय की होती है, सत, सत्र और सानज, या फिर एक भी शब्द आपसे पूछा जा सकता है। निष्ठा संज्ञक कौन प्रत्यय है, कित और कितवतु। घा संज्ञक कौन प्रत्यय है, तरप और तमप। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इतना आपने देख लिया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे आपको बताएं। तो आपने देखा प्रग्रह संज्ञा और घात संज्ञा, सत्य संज्ञा, निष्ठा संज्ञा आदि प्रत्ययों से संबंधित भी संज्ञाएं होती हैं। और आगे हम लोग देखेंगे सर्वनाम संज्ञा। अगला देखेंगे सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा, इसका सूत्र है सर्वाधीन सर्वाधीन सर्वनामानि। सर्वाधीन सर्वनामानि, ये यहाँ बता रहे हैं कि जो भी सर्व आदि शब्द है, क्या बता रहे हैं, जो भी सर्व आदि शब्द है, सर्वनाम जिसे आप हिंदी में समझ रहे हैं वही सब सर्वनाम होते हैं। वो संस्कृत में कौन शब्द हो सकते हैं, जैसे सर्व हो सकता है, अस्मद हो सकता है, अस्मद का रूप अहम से चलता है, इस तरह से युष्मद हो सकता है, युष्मद हो सकता है, इसका रूप त्वम से चलता है, और अहम सॉरी अदस हो सकता है, अदस हो सकता है, और सा हो सकता है, ये वाला भी सा, और तत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, जैसे कि कहा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग आदि। इस तरह से जो भी सर्वनाम शब्द हैं उनका संस्कृत में रूप भी चलता है, और उन सभी सर्वनाम को सर्वनाम संज्ञा दी गई है। जैसा कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इनको क्या कहा जाता है, सर्वनाम। जो सर्वनाम होते हैं वो किस पे काम करते हैं, वो संज्ञा के जो भी बदले हुए रूप होते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जैक्ट नाम ले लिया तो संज्ञा होता है, अब हम उसको किसी शब्द से इंगित कर रहे हैं, जैसे सभी कह रहे, कौन कह रहे, यह कह रहे, वह कह रहे आदि जो भी शब्द होते जो संज्ञा के स्थान पे संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि हिंदी में जो परिभाषा होती है वही परिभाषा हिंदी में है, सिर्फ यहाँ हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से शब्द आते हैं। इस तरह से जो भी शब्द आते हैं वो सभी की सर्वनाम संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है। आगे देखेंगे, अगली संज्ञा है विभाषा संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है, विभाषा संज्ञा। इसका सूत्र है नावेति नावेति विभाषा। सूत्र क्या है, नावेति विभाषा। या तो आपसे सूत्र देके पूछा जाएगा कि ये किस संज्ञा का सूत्र है, या संज्ञा देके पूछा जाएगा कि इसका क्या सूत्र है और ये किस किस अर्थ में क्या क्या संज्ञा करता है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अगर सही से पढ़ो और सही समझ में आ जाए तो सभी क्वेश्चन आसान लगने लगते हैं। और सुपर ट्रेड का तो मैं 10 नंबर पूरा क्लियर करा देती हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी टॉपिक है उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। आपको 10 से 12-15 टॉपिक पढ़ने होते हैं जिनमें आपके प्रॉपर 100% 10 नंबर आ सकते हैं। जैसा कि इसका सूत्र है नावेति विभाषा। तो यहाँ दो शब्द हैं आपके, पहला ना है और यहाँ हुआ इति। अगर इसकी संधि विच्छेद करें हुआ प्लस इति, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दूसरा शब्द क्या मिला, हुआ मिला। तो ना का मतलब होता है निषेध, किसी भी बात को रोकने
पर बल दिया जाए तो उसे निषेध कहते हैं। इसके मत, ना आदि जैसे शब्द प्रयोग होते हैं तो निषेध हो गया। किसी चीज को मना करना, रोकना तो निषेध होता है। जबकि वह जो होता है ये विकल्प होता है आपके लिए। क्या होता है? विकल्प होता है। जैसे आपका कहीं दो प्रश्न लिखे होते हैं और वहां अथवा लिखा होता है बीच में, तो आपको ये पता हो जाता है कि इन दोनों में से मुझे एक करना है। जैसे हम लोगों के एग्जाम होते हैं टेट, सुपर टेट के, तो ये भी तो वैकल्पिक होते हैं। उन 4 विकल्पों में हमें एक ही तो चुनना होता है। तो ऐसा कोई शब्द हो विकल्प का या फिर निषेध का, इन दोनों की ना वेति विभाषा सूत्र से विभाषा संज्ञा हो जाती है। तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, बहुत बढ़िया हैं और ज्यादा कठिन भी नहीं है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे संप्रसारण संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संप्रसारण संज्ञा। संप्रसारण संज्ञा, इसका सूत्र है इग्गड़ा संप्रसारणम। संप्रसारणम, यहाँ आपसे सूत्र पूछा जा सकता है या फिर सूत्र देके संज्ञा पूछी जा सकती। जैसा कि मैं बता रही हूँ बार बार, इग्गड़ा संप्रसारणम, इग्गड़ा संप्रसारणम। ठीक है, सूत्र क्या होता है? इग्गड़ा संप्रसारणम। यहाँ पे 2 आपके प्रत्याहार मिल रहे हैं। पहला इक है और दूसरा आपका यड़ है। यहाँ इन्होंने बताया कि जो यड़ प्रत्याहार है, क्या है? जो यड़ प्रत्याहार है, यड़ में 4 शब्द होते हैं, या, रा और ला और वा। या में 4 शब्द होते हैं, या, रा, ला, वा। जो यड़ प्रत्याहार है इसमें 4 शब्द होते हैं, या, रा, ला, वा। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर यड़ के बाद एक प्रत्याहार दिखाई दे, क्या दिखाई दे? एक। जैसा कि यहाँ थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए यहां से हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे पहले हमने यड़ लिखा था, यड़ में आते हैं या, रा, ला और या, रा, ला, वा। ये यड़ प्रत्याहार में आते हैं, आपको पता है। और इक में 4 वर्ण आते हैं, ई और ऋषि, लिरी और ऊ। इसलिए मैंने इसके सामने लिखे हैं कि जब हम लोग वृद्धि संधि पढ़ते थे, सॉरी यड़ संधि पढ़ते थे, तो वहां ई का या होता है। अब यहाँ क्या होता? इग्गड़ा प्रसारण में या शब्द आए और वो किसी प्रत्यय से उसका मिलान हो तो या ई में परिवर्तन हो जाता है, और रा का ऋषि में परिवर्तन हो जाता है, ला का लिरी में परिवर्तन हो जाता है, वा का ऊ में परिवर्तन हो जाता है। इसी जो परिवर्तन की क्रिया है, इस परिवर्तन की क्रिया को संप्रसारण कहा जाता है और ये इग्गड़ा सूत्र से होता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे यज धातु का कित प्रत्यय से मिलान होता है, यज धातु का कित प्रत्यय से मिलान होता है। देखो यहाँ यह दिख रहा है, लेकिन मिलान के बाद जो आपका शब्द बनेगा, प्रत्यय बनेगा, प्रत्यय मिला के, तो यहाँ क्या बनेगा? इष्ट बन जाएगा। ऐसा आपने देखा, ई या किस में बदल गया? ई, जबकि ई या में बदलती थी तो ऐसा यड़ संधि में होता था। ऐसे ही जैसे इसका बताएं, जैसे कि वच शब्द होता है, यहाँ देखो वाह आया और कित प्रत्यय से इसका विधान हुआ, तो बा किस में बदलेगा? बा का ऊ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उक्त हो जाएगा। ये तो यहाँ संधि हो गई, इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। ये जब प्रत्यय पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। यहाँ सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर या आए तो या ई में बदल जाता है और वा आए तो वा ऊ में बदल जाता है। इसी तरह कहीं रा आए तो ऋषि में बदल जाएगा और ला आए तो लिरी में बदल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो संप्रसारण है वो इग्गड़ा संप्रसारण सूत्र से जो यड़ प्रत्याहार है वो इक प्रत्याहार में बदल जाता है। और आगे इसी के आगे हम लोग कल संज्ञाएं पढ़ेंगे। और ये आपकी आज इतना ही। धन्यवाद।